नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे हम इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और शॉर्ट में DPSP कहते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था और उसके प्रमुख प्रश्नों को भी देखा। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें। आइए दोस्तों, अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इसका विचार आयरलैंड के संविधान, जो कि 1937 में निर्मित किया गया था, उससे लिया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड का जो संविधान था वह 1937 में बना था। मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में उल्लेखित किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों के अलावे भी ऐसी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जो कल्याणकारी राज्य के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि सबका विकास समान रूप से हो सके। लेकिन राज्य के पास सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधन में सबों को सब कुछ उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में उन आवश्यकताओं पूर्ति के लिए सिफारिश की गई है कि अगर राज्य के पास अगर संसाधन है तो वह अपने नागरिकों को ये सब अधिकार, ये सब सुविधाएं दे सकता है, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके और साथ ही आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो और सबको विकास के लिए एक समान मौका मिले। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। इसका अर्थ हुआ कि इसके हनन पर, यानी कि अगर जो नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान और जो सुविधाएं हैं, अगर वो सुविधाएं नागरिकों को नहीं दी जाती है तो उसके लिए वह व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम याचिका दायर कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों में जो सुविधाएं दी गई है अगर वो नहीं दिया जाता है तो उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अतः राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन फिर भी राज्यों को यह सजेस्ट किया जाता है कि कोई राज्य नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखने की बात कही गई है। अब आइए एक एक करके सभी अनुच्छेद को देखते हैं। हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ा था। अब हम यहाँ 36 से शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 36 में क्या है? इसके अनुसार राज्य की परिभाषा वही है जो मूल अधिकारों के अनुच्छेद 12 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है कि राज्य के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, किन संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दिया गया है। अनुच्छेद 37 में क्या है? ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार चाहे तो इसे लागू करे, राज्य सरकार अगर चाहे तो इसे लागू करे या फिर चाहे तो नहीं लागू करे। तो ये जो नीति निर्देशक तत्वों में जो सुविधाएं हैं उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। अब आइए अनुच्छेद 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39 में है जीविका के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण,
समान कार्य का समान वेतन, बालकों से श्रम से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर इत्यादि सुरक्षित करना। जीविका के लिए पर्याप्त संसाधन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका चला सके उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि सभी लोगों को रोजगार मिले और अपनी जीविका वह कमा सके। भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, जो भी राज्य में जो भी भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण हो ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। समान कार्य का समान वेतन, जो भी समान कार्य है अगर कोई भी समान कार्य करें तो उसके लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। जैसे बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था, लेकिन वो केस हार गए। तो वो इसी आधार पर हारे क्योंकि समान कार्य का समान वेतन मौलिक अधिकार ना होकर नीति निर्देशक तत्व है, और यदि सरकार के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो वह नीति निर्देशक तत्व में जो सुविधाएं दी गई है उसे देने के लिए बाध्य नहीं है। तो बिहार सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला है अनुच्छेद 39A। इसमें कहा गया है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पर कोई केस रजिस्टर हुआ, उसे न्यायालय में ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह खुद का अपना वकील कर सके और विधिक सहायता जो चाहिए वो खुद से कर सके, तो इसके लिए सरकार उसे खुद एक वकील देगी जो कि उसके तरफ से लड़ेगी, उससे बिना कोई पैसे लिए, उससे बिना कोई फीस लिए वह उसकी वकालत करेगा सरकार की तरफ से। तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन। प्रारंभ में ग्राम पंचायत का गठन करना राज्य के लिए एक नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे हर राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले और फिर आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत का गठन हुआ। अनुच्छेद 41 में इसमें है कुछ विशेष दशा या विषम परिस्थितियों में काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में कार्य के न्याय संगत मानवीय दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रबंधन करना। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अभी वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में ही कॉमन सिविल कोड लागू है, एक समान नागरिक संहिता लागू है, और किसी भी राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में पूरे भारत में यह लागू कर दिया जाए। अनुच्छेद 45 में यह वर्णन है कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, जो कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जिससे यह स्थान खाली हो गया अनुच्छेद 45, जिसमें बाद में 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। पहले अनुच्छेद 45 में निर्देशक तत्व दिया गया था राज्यों के लिए कि राज्य चाहे तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। तो जब इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया तो अनुच्छेद 45 रिक्त हो गया है, तभी इसमें फिर प्रावधान दिया गया कि राज्य चाहे तो, राज्य के पास अगर संसाधन है तो 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास किया गया। अगला है अनुच्छेद 46
एससी तथा एसटी के लिए शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय और शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 47 में है पोषण स्तर, जीवन स्तर, स्वास्थ्य का सुधार, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स इत्यादि पर प्रतिबंध। बिहार राज्य में जो शराब पर प्रतिबंध है वह इसी अनुच्छेद के तहत है। राज्य सरकार अगर चाहे तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत अपने राज्य में पोषण स्तर अच्छा करने के लिए, जीवन स्तर, स्वास्थ्य में सुधार के लिए नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स इत्यादि इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन में आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग, दुधारू पशुओं की रक्षा, पशु बलि पर प्रतिबंध। उसी से रिलेटेड अनुच्छेद 48A में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। राज्य का ये भी दायित्व होना चाहिए कि अपने राज्य के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उस राज्य में जो वन हैं, जो जंगल हैं और जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें, उनके संरक्षण का प्रयास करें। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। प्रत्येक राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय महत्व वाले ऐतिहासिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, उनका संरक्षण करे। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 50 में यही बात की गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, कार्यपालिका उसके कार्य में दखल नहीं देगी। और अनुच्छेद 51 में, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना है, क्योंकि किसी देश के साथ जो सीमा बनती है वो किसी राज्य से ही बनती है। पूरे देश के साथ तो सीमा बनती नहीं है, राज्य के साथ ही सीमा बनती है। जैसे बिहार राज्य की सीमा नेपाल से लग रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लग रही है, अगर राजस्थान देखें तो पाकिस्तान से सीमा लग रही है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लग रही है, हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से लग रही है। तो राज्य को यहाँ पर चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करे और ऐसा कार्य ना करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति और सुरक्षा प्रभावित हो। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह निर्देश दिया गया कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए मूल अधिकारों को दबाया जा सकता है। ये कहा गया था 42वें संविधान 1976 में, इमरजेंसी के टाइम। केशवानंद भारती बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि है और मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके वास्तविक ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों में संतुलन की स्थिति बनाकर रखनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये थे दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का वीडियो, जिसमें हमने अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक को पढ़ा। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।